Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today, the topic which we are going to discuss is related to preferred stock. We were already discussing the topic related to valuation of long-term securities. तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के अंदर बेसिकली हमने कहा था कि तीन तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं और कॉमन स्टॉक होते हैं। बॉन्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि बॉन्ड्स आर एक्चुअली डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो बॉन्ड्स के थ्रू डेट प्रोवाइड किया जाता है इन एक्चुअल। और इसके अलावा कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक आप अगर उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप कंपनी की ऑनरशिप में इन्वेस्ट कर लेते हैं, आप कंपनी को कर्जा नहीं देते, बल्कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके कंपनी के ऑनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। तो उसमें दो तरह के स्टॉक्स इंक्लूडेड होते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक होता है और कॉमन स्टॉक होता है। कंपनी अपने पूरे कैपिटल को, पूरे स्टॉक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जनरल पब्लिक को ऑफर कर देती है। तो वो जो तो उनमें कुछ जो टाइप्स होती हैं वो प्रेफर्ड शेयर्स की होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं वो कॉमन शेयर्स की होती हैं। दोनों चीज़ें क्या होती हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक भी कहते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक प्रेफरेंस ओवर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स। प्रेफर्ड का जो मतलब है प्रेफरेंस के साथ ही, तो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को प्रेफरेंस मिलती है ओवर कॉमन शेयर होल्डर्स। किस किस सेंस में होती है, कहते हैं डिविडेंड रिसीट्स। डेफिनेटली जो देखो, जो लोग तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं, इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस होता है। अच्छा, जो लोग कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें प्रॉफिट जाता है, उस प्रॉफिट को जो हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को प्रेफरेंस मिलती है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, ठीक है। जिस टाइम हम डिविडेंड पे करते हैं, पहले हम प्रेफर्ड वालों को डिविडेंड पे करते हैं और बाद में कॉमन वालों को। अगर प्रॉफिट की कुछ अमाउंट सेव हो जाती है तो वो फिर बाद में किन को चली जाती है, वो वाला प्रॉफिट आपके कॉमन शेयर होल्डर्स को चला जाता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेट हो जाती है, कंपनीज बंद हो जाती हैं, तो जब हम लोग अपने क्लेम्स को सेटल डाउन करते हैं, अब डेफिनेटली कंपनी को नुकसान हो रहा था, कंपनी हमने बंद कर दी। अब कंपनी के जितने भी एसेट्स होंगे, कंपनी की लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्या करना है, मार्केट में सेल आउट करना है। जो अमाउंट वहाँ से जनरेट होगी उसके थ्रू कंपनी ने जिन जिन लोगों से कर्जा लिया हुआ था उनको कर्जे वापस कर देने हैं। तो पहले तो कंपनी अपने बाकी सारे कर्जे जो है वो उतार देती है। एट दी एंड जो पैसे बचते हैं वो पहले आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को जाते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को जाने के बाद अगर कोई अमाउंट बच जाती है तो वो कॉमन वालों को जाती है, ठीक है। तो प्रेफरेंस वालों को बेसिकली दो प्रेफरेंस मिलती हैं, एक तो एट द टाइम ऑफ डिविडेंड रिसीट्स, पहले डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को जाएगा, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो वो कॉमन वालों को जाता है। और सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेट कर जाएगी तो पहले हम अमाउंट प्रेफर्ड वालों को पे करेंगे। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की बेसिकली दो फीचर्स होती हैं, विद नो कॉल फीचर एंड विद कॉलेबल फीचर। समटाइम्स जो प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं वो कंपनी को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, मतलब एक तो इनके थ्रू कंपनी को लार्जर अमाउंट्स में कैपिटल मिल जाता है, लेकिन जैसे बॉन्ड्स होते हैं ना, उसके ऊपर एक फिक्स्ड रेट आपके पास मेंशन होता है उसका इंटरेस्ट का, ऐसे ही यहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मौजूद होता है। कॉमन वालों का तो ये मसला नहीं होता, प्रॉफिट हुआ है तो कॉमन वालों को दे देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कॉमन वालों को उस साल जो प्रॉफिट है या डिविडेंड है वो नहीं पे होता। तो दैट इज सिंपल। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इन लोगों को, प्रेफर्ड वालों को एक फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड पे करना ही पड़ता है, ठीक है। अगर उस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और कंपनी ने पे नहीं किया तो इनके अंदर एक्यूमुलेटेड वाली वो जो होती है ना, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड पॉलिसी मौजूद होती है। एक्यूमुलेटेड डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड ना दें, लेकिन वो डिविडेंड एक्यूमुलेट होता जाएगा, जमा होता जाएगा। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, पहले प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स के पिछले सारे डिविडेंड्स भी पे होंगे, फिर वो नया भी पे होगा, उसके बाद अगर बचेगा तो वो कॉमन वालों को जाएगा, ठीक है। तो या इस प्रॉब्लम की वजह से कंपनी कभी कभार इसके साथ कॉलेबल फीचर लगा देती है, कि से फॉर एग्जांपल कंपनी कह देती है कि जी 5 साल के बाद मैंने प्रेफर्ड स्टॉक्स को कॉल बैक कर लेना, या 10 ईयर्स के बाद कॉल बैक कर लेना, ठीक है। अगर जो कॉलेबल फीचर लग जाती है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर मेच्योरिटी हो जाएगी उसकी, मतलब हम उनको मेच्योर्ड बॉन्ड्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, कि मतलब उनके ऊपर डिविडेंड भी पे करेंगे और उनकी मेच्योरिटी भी रिटर्न करनी पड़ेगी। और अगर नो कॉल फीचर है तो फिर वो परपेचुअल बॉन्ड्स की तरह ट्रीट होते हैं। नो कॉल का मतलब है कॉल कभी कॉल नहीं करेंगे, कभी कॉल नहीं करेंगे तो वो कभी मेच्योर नहीं होंगे, ठीक है। अगर कभी मेच्योर नहीं होंगे तो वो थ्रू आउट अपनी लाइफ आपके साथ साथ चलते रहेंगे।
अगर नो कॉल फीचर है तो वहाँ पर आपका v इज इक्वल टू क्या आ जाता है, v इज इक्वल टू आ जाता है dp डिवाइडेड बाई kp। ठीक है, अब यहाँ पे dp क्या है, dp इज बेसिकली द फिक्स डिविडेंड और फ्यूचर कैश फ्लो, जो वो फिक्स डिविडेंड है प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो आपने पे करना ही करना है। और kp क्या है, kp इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटेड रेट ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम क्या कहते हैं, kp। तो अगर कॉल नो कॉल फीचर हो तो उसके लिए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला है dp ओवर kp। और अगर विद कॉलेबल फीचर, अगर कॉलेबल फीचर होगी तो अब कॉलेबल फीचर है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर विद कॉलेबल फीचर आएगी तो उसके लिए कंपनी को डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा और कॉल प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कंपनी आपको बता देगी कि मैं इतने साल के बाद अपना डिविडेंड, ये जो आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक है इसको मैं कॉल बैक कर लूँगी और कॉल बैक के लिए जो कॉल प्राइस होगी वो भी उसको वहीं पर बता देंगे। सो यहाँ पर अब दो चीज़ें मिल रही हैं। तो डीपी इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी। जिस तरह इंटरेस्ट की पेमेंट्स हम कहते हैं कि वो हर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट पे होती रहेगी, तो एन्युटी की दोनों कंडीशन वहाँ पे मीट हो जाती हैं। ठीक है, एक तो आपके पास एन्युटी की कंडीशन हो गई है कि जी इंटरवल विल रिमेन द सेम और सेकेंड अमाउंट विल रिमेन द सेम, तो वहाँ पे वो दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं। इस तरह डिविडेंड के लिए भी इंटरवल भी सेम होता है, डिविडेंड की अमाउंट भी सेम होती है। तो यहाँ पे एनवीटी का फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी टेबल 4 से वैल्यू आ जाएगी प्लस कॉल प्राइस। कॉल प्राइस अब हम लोगों ने एक बार ही पे करनी है, तो कॉल प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वो टेबल 2 से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको फार्मूला में पुट करना चाहेंगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंगली आप हम समीशन dp ओवर 1 प्लस kpt, मतलब जितने भी टाइम पीरियड होंगे उतने dp's को डिस्काउंट कर लेंगे। यहाँ पर हम सिंपल एनविटी का फार्मूला पुट कर लें, जहाँ पे हम कहते हैं dp इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस kp रेज टू द पावर n ओवर kp। ठीक है, मतलब आई को आप kp के साथ वो जो है वो रिप्लेस कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला के साथ, प्लस कर लेंगे हम कॉल प्राइस को डिवाइड करेंगे 1 प्लस के पी रेज टू द पावर एन, तो सिंपली आपके आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें एलैबोरेट कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें प्रेजेंट जो उसकी मार्केट प्राइस है उसको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्विलेट करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल ये तो प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो कभी कभार वो करंट मार्केट प्राइस में कहते हैं कि जस्ट टुडे दिस इज द प्राइस, तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो कभी कभार हम पी नॉट को हम वी को किसी पी नॉट से रिप्लेस कर लेते हैं। यील्ड के बारे में, यील्ड बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न, हमें कितना यील्ड कितना रिटर्न मिलेगा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसमें दो तरह के यील्ड होते हैं, एक तो हमारे पास होता है वो फिक्स डिविडेंड यील्ड और एक कैपिटल यील्ड होता है। देखो जब भी हम किसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो यील्ड हमेशा या रिटर्न हमेशा दो तरह से आएगा। एक तो यही हो गया कि फिक्स डिविडेंड यील्ड के कितना डिविडेंड अर्न कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब हम उस सिक्योरिटी को सेल आउट करेंगे या फिर कंपनी हमसे उस सिक्योरिटी बाय कर लेगी, तो कंपनी हमें उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगी वो उसका कैपिटल गेन यील्ड होगा। ठीक है, तो दोनों तरह के यील्ड आ जाएंगे। तो उन दोनों की जो होती है वो शोन एज परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्ट, जो ओरिजिनल अमाउंट हमने इन्वेस्ट की होती है उसके परसेंटेज के तौर पे वो हम उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल आपको बताई हुई कि इफ़ अ सिक्योरिटी नेवर मैच्योर्स, अगर एक सिक्योरिटी कभी मैच्योर नहीं होती बट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स टू रीपरचेज अ सिक्योरिटी आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड एट अ कॉल प्राइस। तो कहते हैं, लेकिन कहते हैं कोई मैच्योरिटी है वो कभी नहीं होती और कभी, लेकिन कभी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि वो आपसे सिक्योरिटी रीपरचेज कर लेगी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, उसकी कॉल प्राइस भी आपको बता देगी। सो कंपनी विल टेल आस दिस प्राइस एट द टाइम व्हेन वी परचेज इट, तो कंपनी हमें उसी टाइम पे बता देती है कि वो कॉल प्राइस मतलब कितनी कॉल प्राइस हमसे वो उस पर लेगी। अब यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल उसने ये आपको बताया हुआ है कि से अगर आज जो है वो हम लोग 120, जो उसने उसको आपको बताया हुआ है कि 120 जो है उसकी प्राइस के ऊपर उसको 120 में आपको वो सिक्योरिटी मिल रही है, $8 उसका डिविडेंड है। ये उसकी एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन में कोड करेगा तो वहाँ से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन से फॉर एग्जांपल देखो ये डिविडेंड के साथ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 120 करके उसने जो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये उसका रेट आ गया डिविडेंड यील्ड का। प्लस हो सकता है कैपिटल गेन के अंदर उसको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा हो, मतलब उसने 120 की खरीदी है तो कंपनी 130 में उसको कॉल बैक कर ले। ठीक है, तो 10 रुपीज़ का जो यहाँ पे उसको कैपिटल गेन यील्ड हो रहा है तो वो 10 को भी डिवाइड करेगा उसे 120 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये 8.33% आ जाएगा। तो टोटल जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास होता है उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड दोनों मौजूद होता है। ठीक हो गया।
अब अगर हम क्वेश्चंस चेक कर लें, उस पे प्रॉब्लम नंबर 3 होगा हमारे पास। प्रॉब्लम नंबर 3 वाज एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रेफर्ड स्टॉक। उसमें आपसे कह रहा था, सुपीरियर सीमेंट कंपनी हैज़ एन 8% प्रेफर्ड स्टॉक इशू आउटस्टैंडिंग। सो सुपीरियर सीमेंट कंपनी है जिसके पास 8%, ये देखो उसने फिक्स रेट ऑफ रिटर्न बता दिया, ये फिक्स्ड है। 8% प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर आपने 8% डिविडेंड पे करना ही करना है, विच ईच ईयर हैविंग अ $100 फेस वैल्यू। हर शेयर की जो फेस वैल्यू वो कितनी $100 है। करंटली द यील्ड इज 10%। यील्ड वही जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बताता है, कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अभी 10% है। व्हाट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी होगी इफ इंटरेस्ट रेट इन जनरल शुड राइज सो दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बिकम्स 12%। और अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% होता है, व्हाट विल हैपन टू द मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस के साथ क्या होगा। देखो ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था कि अगर अगर आपके पास ये होता है इंटरेस्ट रेट जो राइज हो जाते हैं, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बिकम्स 12%। जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता जाएगा, आपकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने डीपी जो हमको बताया था वो कितना था, 8%। 8% डीपी कैलकुलेट करेंगे तो 100 का 8% लेंगे तो डीपी हमारे पास कितना आ जाएगा, $8। केपी हम उसने मैं आपको बताया था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% बताया था। फिर उसने कहा था कि राइज होकर 12% हो जाए तो व्हाट विल हैपन टू द प्राइस, तो उसने आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बताए थे। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली वी इज इक्वल्स डी पी ओवर के पी। 8 को 10% से डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है, या जो उसकी जो वी है आपके पास, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा $80। कंडीशन नंबर 2 में सिखाते हैं कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज करके 12% हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन टू द प्राइस। तो पी नॉट के साथ हमने कहा डी पी ओवर के पी। डी पी आपके पास मौजूद था 8 और के पी 12%। 12% से उसको डिवाइड करेंगे तो वो कितनी अमाउंट आ जाएगी, $67। तो डेफिनेटली हमने ये कहा था जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होगा तो प्राइस विल डिक्रीज मोर, प्राइस पहले से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है। ये तो प्रेफर्ड स्टॉक का एक क्वेश्चन था, ये बेसिकली नॉन कॉल फीचर के साथ था। ठीक है। इसके बाद कंपनी इसके कुछ और भी क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉल बैक फीचर भी होगी और नॉन कॉल बैक फीचर भी होगी। उसको इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है प्रेफर्ड स्टॉक के, वो स्टार्ट करेंगे। और इसे कंप्लीट करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह प्रेफर्ड उस पर आ जाएंगे, कॉमन स्टॉक के ऊपर। So wish you good luck class. Take care. See the lecture. If you have any query, just note it down and we will discuss in tomorrow's class. Love this.